Assalamu alaikum viewers. This is part 2, chapter number 2, solving a biological problem. Chapter number 2, it is solving a biological problem. Part 2 की वीडियो हम स्टार्ट करने लगे हैं. So ये एक पेज नंबर 21 के ऊपर डिफरेंट भी हो सकता है, बट ये बहुत अच्छा लगा मुझे. ये बहुत एक माइंड मैप सा बना हुआ है जो कि हमने पूरा डिटेल से पार्ट 1 में पढ़ा था. उसकी कैलकुलेशन या उसकी एक समरी टाइप ये माइंड मैप बता रहा है कि पहले हमने ऑब्जर्वेशन की किसी भी डिजीज़ की या किसी भी स्टडी की, फिर उसके बाद हमने हाइपोथेसिस डेवलप किया, फिर उसके बाद हमने डिडक्शन की, फिर उसके बाद हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया. अब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद इट इज़ ट्रांसफ़र टू द कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप. कंट्रोल ग्रुप क्या करता है कि उस जो डिज़ीज़ है उसको कंट्रोल करने की मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसिन को स्टडी करते हैं, बहुत सारे ड्रग्स को स्टडी करते हैं कि इसको कैसे रोका जाए. और एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जो इसके ऊपर मज़ीद स्टडी करता है ताकि ये किस चीज़ से स्प्रेड होता है और किस चीज़ से ये रुक जाता है. फिर इन दोनों को मिला के हम रिज़ल्ट्स रिड्यूस करते हैं. रिज़ल्ट्स रिड्यूस करने के बाद हम देखते हैं कि जो हमने हाइपोथेसिस की थी वो हाइपोथेसिस सपोर्ट करती है या सपोर्ट नहीं करती. अगर सपोर्ट नहीं करती तो उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं और उसको मज़ीद आगे ट्रांसफ़र कर देते हैं ताकि इसके ऊपर सर्च करें या इसके ऊपर मज़ीद स्टडी कर सकें कि जो हमने ये रिज़ल्ट कंक्लूड किया है इसको फर्दर रिसर्च की ज़रूरत है और इसको मज़ीद सर्च करें कि ये हाइपोथेसिस सपोर्ट क्यों नहीं कर रही, क्या ऐसी कमी बेशी है या ऐसी क्या पीछे से गलती हुई है कि ये वाली हाइपोथेसिस हम नहीं मान रहे. और जो हाइपोथेसिस सपोर्ट करती है एक्सपेरिमेंट और रिजल्ट में सजेस्ट फर्दर रिसर्च, इसके ऊपर भी फर्दर रिसर्च की जाती है. फिर जो हाइपोथेसिस वो एक्सेप्ट कर लेते हैं साइंटिस्ट, वो उसको थ्योरी बना लेते हैं और उस थ्योरी से फिर प्रिंसिपल बन जाता है. यही वाला इस पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है कि थ्योरी, प्रिंसिपल और लॉ क्या चीज़ है. इनकी डेफिनेशंस आप लोगों को आने चाहिए कि थ्योरी बेसिकली क्या होती है. थ्योरी तभी बनती है कि जो भी हाइपोथेसिस एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बाद एक्सेप्ट हो जाए तो वो हमारे पास क्या बन जाती है, थ्योरी बन जाती है. और फिर उस थ्योरी के ऊपर थ्योरी चेंज भी हो सकती है. थ्योरी ज़रूरी नहीं है कि जो थ्योरी हमने बनाई है वो थ्योरी चलती रहे, थ्योरी चेंज भी हो सकती है. अब जो थ्योरी के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के एविडेंसेस आ रहे होते हैं कि ये इसका एविडेंस है, ये इसका एविडेंस है, जब वो उसके एविडेंस जो है वो उसके ऊपर अप्लाई हो जाता है तो वो प्रिंसिपल या लॉ बन जाता है. जैसे अब इन्होंने एग्जाम्पल दिया मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. इंशाल्लाह आप लोग 10th क्लास बायोलॉजी में पढ़ेंगे. मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस 2 लॉज उन्होंने सपोर्ट किए हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड एक और लॉ भी था आई थिंक, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. ये 2 लॉज उसने प्रपोज किए थे. तो इसके ज़रिए से वो फिर एक प्रिंसिपल बन जाता है. प्रिंसिपल आप लोगों को पता है एक असूल कानून जो कि फिर हर एक पे लागू होता है, हर एक फिर उसको फॉलो करते हैं. ओके, सो ये बहुत अच्छा माइंड मैप है. इसको आप लोग लाजमी फेडरल बोर्ड के अकॉर्डिंग आप लोग लाजमी याद करें ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन थ्योरी, प्रिंसिपल एंड लॉ. प्रिंसिपल और लॉ एक चीज़ है और थ्योरी इससे डिफरेंट है. अच्छा, डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटा एनालिसिस जो हम करते हैं किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और वो किसके ज़रिए से होता है, रेशो और प्रोपोर्शन के ज़रिए से होता है. ठीक है, तो रेशो प्रोपोर्शन आप लोगों को पता है, आप लोग छोटी क्लासेस से भी पढ़ते आ रहे हैं कि द कंपैरिजन ऑफ वन नंबर टू अनदर नंबर इट इज़ कॉल्ड अ रेशो. बहुत सिंपल सा है. अब इन्होंने एग्जांपल दिया है कि व्हाट इज़ द रेशो बिटवीन 105 रेड फ्लावर्स एंड 35 वाइट फ्लावर्स. अब इन्होंने यहाँ पे रेशो लिया है तो यहाँ पे जिस नंबर से इनकी कटिंग होती है या एक ही टेबल से उन्होंने किया कि 5 2 10 एंड 5 5 5 5 7 35. अब 5 के टेबल से दोनों किए और फिर उसके बाद उन्होंने 7 के टेबल से किए, 7 3 से 21, 7 1 जा 7. ओके, तो ये हमारे पास बेसिकली रेशियो एंड प्रोपोर्शन के डाटा के ज़रिए से हम सिंपलेस्ट रेशियो में हम निकाल सकते हैं. अब प्रोपोर्शन हमारे पास क्या है, प्रोपोर्शन हमारे पास क्या हो सकता है कि 2 इक्वल रेशियोज जॉइंड बाय द साइन इक्वलिटी फॉर्म अ प्रोपोर्शन. 2 इक्वल रेशियोज जो हम लेते हैं उनके दरमियान में जब इक्वलिटी का साइन आ जाता है तो वो हमारे पास प्रोपोर्शन बन जाता है. अब इस प्रोपोर्शन के इन्होंने एक बेस्ट एग्जांपल दी आप लोगों की बुक में कि अगर आप लोगों के पास 30 स्पैरोज़ हों और देर आर सब्जेक्टेड टू मॉस्किटो बाइट. 30 स्पैरोज़ हैं और उनको आप लोगों ने छोड़ दिया कि मॉस्किटो इनके ऊपर बाइट करे. अब 24 उसमें से मलेरिया कॉज कर लेते, बाकी को नहीं होता. अब अगर 100 स्पैरोज़ को छोड़ दें मॉस्किटो को बाइट करने के लिए तो हमारे पास कितने बच जाएंगे. तो हमारे पास ये x डिवाइडेड बाय 100 की हमने और 24/30 की है. x वही वैल्यू जो हमने फाइंड आउट करनी है, मतलब 3 चीज़ें गिवन है और एक चीज़ की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है. तो हमने x/100 डिवाइडेड बाय 24/30. x जो है हमने फाइंड आउट करना है कि कितने पेशेंट्स, कितने स्पैरोज़ को मलेरिया हुआ है.
जो हमने फाइंड आउट करना है आउट ऑफ 100। अब हमने देखे कि 24 आउट ऑफ 30 में से मलेरिया को हुआ था, जो उन्होंने पिछले बताई थी। ठीक है, अब इस एक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट की तो उन्होंने 80 की एग्जांपल दी। तो ये हमारे पास रेशियो प्रोपोर्शन का सिंपल सा है, इतना इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट कॉन्सेप्ट के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि रेशियो प्रोपोर्शन के ज़रिए से हम डेटा एनालिसिस करते हैं, डाटा कलेक्शन करते हैं, जो कि हमारे लिए हेल्पफुल होता है किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब इम्पोर्टेंस क्या है डाटा एनालिसिस की? डाटा एनालिसिस की इम्पोर्टेंस ये है कि हम कोई भी हाइपोथेसिस करते हैं उसको हम रिजेक्ट भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं और उस हाइपोथेसिस को कंफर्म भी कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, हाइपोथेसिस एक तो नहीं होती ना, हाइपोथेसिस बहुत सारी फॉर्म में, बहुत सारी हाइपोथेसिस हमारे पास मिल के आते हैं। जैसे एक हाइपोथेसिस थी कि मार्शी वाटर कॉजेज मलेरिया, लेकिन मार्शी वाटर कॉजेज मलेरिया ये रिजेक्ट कर दी गई। क्यों? क्योंकि मार्शी वाटर के अंदर कोई भी प्लाज्मोडियम मौजूद नहीं था। मॉडिफाइंग हाइपोथेसिस, कोई भी हाइपोथेसिस है उसको हम मॉडिफाई करते हैं, मतलब उसके अंदर कोई ऐसी चेंजेस है, उसके अंदर कोई ऐसी बात, छुपी हुई बात हम फाइंड आउट कर ले कि जिसकी वजह से हम उस पॉइंट तक, उस डिजीज़ के असल बात तक पहुंच सकें कि ये हाइपोथेसिस क्यों रिजेक्ट की गई, क्यों, इसके अंदर क्या ख़राबी थी, या इसके अंदर क्या ऐसी चीज़ें थी कि जिसकी वजह से हमने ये रिजेक्ट की, या इसके ज़रिए से हम असल हाइपोथेसिस जो हमने जाना है उस तक हम पहुंच सकें। नेक्स्ट जो हमारे पास है कन्फर्मिंग हाइपोथेसिस। अब कन्फर्मिंग हाइपोथेसिस क्या है कि जिसकी वजह से हमें एक कैलकुलेटेड रिजल्ट मिल जाए। जैसे अब हमने पीछे एग्जांपल पढ़ी थी कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, और यही हमारे पास एक बेस्ट मतलब कह सकते हैं कि इससे हमारे पास कंफर्म हो गया था कि यही हमारे पास बेस्ट है, मतलब इससे हमारे पास कंफर्म हो गया था कि ये वाली हाइपोथेसिस ट्रू है। बाकी जो हाइपोथेसिस थी वो रिजेक्ट कर दी गई। तो डाटा एनालिसिस और डाटा कलेक्शन के ये फ़ायदे हैं कि हम इससे हाइपोथेसिस को रिजेक्ट भी कर सकते हैं, हाइपोथेसिस की कंफर्मेशन और हाइपोथेसिस की मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट उन्होंने छोटा सा दिया कि मैथमेटिक्स इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस। मैथमेटिक्स जो है आप लोगों का एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट भी है इन 9th एंड 10th क्लास, तो इसको आप लोगों ने स्किप नहीं करना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी साइंटिफिक प्रोसेस के लिए, किसी भी साइंटिफिक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को स्टडी करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी हमने पीछे देखा कि हमने रेशियो प्रोपोर्शन की एग्जांपल देखी, ये आप लोगों को मैथमेटिक्स से ही आएंगी। ओके, नेक्स्ट आप लोग इंशाल्लाह जब यूनिवर्सिटी लेवल पे जाएंगे तो आप लोगों को रिसर्चेस वगैरह के प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे, तो उसके लिए मैथमेटिक्स आप लोगों को लाजमी आनी चाहिए। तो यही बात उन्होंने यहाँ पे दी कि इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन साइंटिफिक मॉडल एंड सॉल्विंग ए बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ओके, सो यहाँ तक हमारा चैप्टर नंबर 2 फिनिश हो चुका है। कोई भी कन्फ्यूजन हो आप लोगों को स्टूडेंट्स, आप लोग मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। कोई भी पॉइंट आप लोगों को समझना है तो यू कैन आस्क मी, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़।